आज का जो शो है दैट इज बेस्ड ऑन ब्रेन ट्यूमर्स और उसके एडवांस ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान। वाई? बिकॉज जितनी तेजी से फाइनेंशियल क्रंच है या डिफरेंट हालात फैल रहे हैं तो लोगों को बड़े जहनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं, और ब्रेन ट्यूमर पहले कहीं कभी कभी सुनने को मिलता था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा ये बीमारी जो है वो फैलती जा रही है। तो आज हम इसको अनफोल्ड करने जाएंगे कि ये होता क्या है, इसके असरात क्या होते हैं, इसके किस किस टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं, और आफ्टर सर्जरी या पोस्ट सर्जरी क्या क्या इसकी हिफाजतें हैं, जो हम अनफोल्ड करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं, he is a consultant brain and spine surgeon and specialized in spine. He has earned MBBS and FCPS और माशाल्लाह से इंटरनेशनल एक्सपोजर है यूएसए का, इजिप्ट का, दुबई का और अदर कंट्रीज का। एज ए गेस्ट स्पीकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं न्यूरो सर्जरी में। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी को अनफोल्ड विद यासिर खान में। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। थैंक यू यासिर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑनर सर, ऑनर सर। सबसे पहले तो लोगों के लिए आसान करें कि ये ब्रेन ट्यूमर है क्या? देखें, ब्रेन ट्यूमर जो है बेसिकली दिमाग के जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। दीज आर द एबनॉर्मल सेल्स जो ब्रेन में बनना शुरू हो जाते हैं, जिनकी कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। उनका ब्लड सप्लाई नॉर्मल ब्रेन से ज्यादा होता है, और फिर वो क्या करते हैं, पहले तो जब स्मॉल साइज में होते हैं तो फाइन, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी साइज बढ़ाते जाते हैं तो उससे जो है वो पेशेंट में सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से अमूमन जो है वो नजर का कमजोर होना, सर में शदीद दर्द रहना, या पेशेंट को जो है वो दिमाग का जो पानी रोटेट होता रहता है पूरे ब्रेन में, उसमें वो रुक जाता है, जिसकी वजह से फिर पेशेंट या हाथ पांव की वीकनेस, इन कंडीशन के साथ जो है पेशेंट फिर हमारे पास प्रेजेंट भी करता है। लेकिन दीज आर दी एबनॉर्मल सेल्स, जिसको हम वैसे लीजन कहते हैं। लीजन भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, नॉर्मली क्या क्या रीजंस होती हैं? लोग तो इसको बिल्कुल डिफरेंट वे से परसीव करते हैं, थोड़ा सा आसान कीजिएगा जिस वजह से ये ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जी यासर, काफी लोग हमारे पास आते हैं आजकल, तो ये समझिए कि अराउंड अबाउट 1 लाख में से 20 लोगों को आजकल ब्रेन ट्यूमर इतना कॉमन हो गया है कि एक वाह लाख में वाह, से 20 लोगों को एटलीस्ट ट्यूमर होता है। तो लोग जब भी हमारे पास आते हैं तो उसकी वजूहत हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन है भाई हमारे ब्रेन ट्यूमर का, कि हमें हो गया और दूसरों को इतना नहीं है, या हमारी फैमिली में नहीं है। देखिए, आजकल की जो रेडिएशंस हैं, जिस तरह की ग़िज़ा है, जो केमिकल्स वगैरह उसमें डाले जाते हैं, या ये समझ लीजिए जो जेनेटिकल रीजंस होते हैं, उनकी वजह से जो है ब्रेन ट्यूमर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ऑल्दो पहले नहीं था, लेकिन आजकल के एटमॉस्फेयर जो रीजंस है वो बहुत ज्यादा है उसमें, और उसमें काफी ज्यादा जेनेटिकल इश्यूज भी होते हैं, जिसकी वजह से आजकल काफी ज्यादा ब्रेन ट्यूमर्स हो रहे हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, जिस तरह एक अच्छी क्योर क्योर से पहले एक अच्छा डायग्नोज होना जरूरी है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? थोड़ा सा लोगों के लिए आसान कीजिएगा। देखिए, अक्सर जो डॉक्टर्स हैं इनिशियल मेडिकेशंस वगैरह दे देते हैं और मेडिकेशन पे पेशेंट्स को रखते हैं, लेकिन बेसिकली जब भी पेशेंट रेड फ्लैग्स के साथ आए, जो मैंने बताया, जैसे हाथ पांव की कमजोरी हो गई, विजन में, नजर में कमजोरी हो रही है, या उनके हेडेक है, उनको काफी अरसे से जो मेडिकेशन से रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो फर्स्ट जो हमारी प्रिफर्ड मेडिकेशन इन्वेस्टिगेशन होती है, दैट इज सिटी स्कैन। हम सिटी स्कैन करवाते हैं पेशेंट का, वेरी राइट। और उसमें हमें किसी ना किसी तरह से अंदाजा हो जाता है कि दिस इज अ ब्रेन लीजन। जैसे हम उस लीजन का अंदाजा होता है, वी गो स्टेप अहेड, और फिर हम उसमें एमआरआई कंट्रास्ट करवाते हैं। एमआरआई कंट्रास्ट में लीजन से हमें पता चलता है कि हमें उसके लिए क्या अप्रोच करना चाहिए, आइदर वी गो फॉर सर्जरी और रेडिएशन, या फिर हम उसमें भी अगर हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो कि नहीं, बिकॉज मिनिमल इन्वेसिव का दौर है, कम से कम सर्जरी की जाए, तो फिर हम एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी उसमें करवाते हैं या पेट स्कैन करवाते हैं। तो दैट डिपेंड्स कि पेशेंट ने प्रेजेंटेशन किस तरह से की है हमारे पास, तो उस तरह के हमारी इन्वेस्टिगेशंस भी चेंज होती रहती है। राइट। अच्छा सर, जिस तरह का टेंशन के हालात चल रहे हैं, लोगों का सर दर्द और ये डिप्रेशन या हाइपरटेंसिव लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ आफ्टर सर्टेन एज के बाद होता है ब्रेन ट्यूमर, या बच्चों में भी हो सकता है? बहुत अच्छा यासर आपने सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल बच्चों में भी होता है। बच्चों के जो ट्यूमर के इकसाम हैं वो डिफरेंट है, और जो एडल्ट के हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं होते। बच्चों में ये समझिए कि एज 2 से लेके 9-10 ईयर्स तक ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो जेनेटिकल वजूहत भी होती हैं उनकी, और पोस्टीरियर फोसा जो रीजन, जो एरिया होता है ब्रेन का, उसमें कॉमनली होते हैं, लेकिन बच्चों में हो सकते हैं। राइट। जरूरी नहीं ट्यूमर हो।
राइट, हो गया। अच्छा सर, इसके कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स अब तक हैं ब्रेन ट्यूमर के? देखिए ब्रेन ट्यूमर्स जो है इसके मुख्तलिफ आफ्टर जैसे ही हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाते हैं और हमें अंदाजा होता है कि विच पाथ जो है हमें लेना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। अगर बाहर बाहर से सुपरफिशियल है देन वी गो फॉर सर्जरी, लेकिन जिस तरह से वो ब्रेन में डीप होता जाता है तो फिर हमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो किया जाता है दैट इज सर्जरी, लेकिन अगर वो ब्रेन में डीप है देन वी कैन हैव अ मिनिमल इन्वेसिव, जिसमें हम बायोप्सी वगैरह पेशेंट की लेते हैं, या फिर हम उसमें रेडिएशन की तरफ आजकल ज्यादा पेशेंट्स का होता है तो हम रेडिएशन करवाते हैं उसकी, और उसके वेरी फिर मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जब सर्जरी हो जाती है, तो उसके बाद भी पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? नॉर्मली लोग समझते हैं बस सर्जरी हो गई काफ़ी है। जी हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। एक्चुअली होता ये है कि आफ्टर सर्जरी या पेशेंट समझते हैं कि सर्जरी हो गई तो बस हम ठीक हो गए और अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो ये अक्सर मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में कि देखा गया है कि इवन आफ्टर सर्जरी पेशेंट अपना फ़ॉलो-अप नहीं करवाते। वेल फ़ॉलो-अप सेड। मस्ट है, फ़ॉलो-अप नहीं होता तो होता क्या है कि ट्यूमर रीग्रो हो जाता है। जैसे वो रीग्रो होता है तो और अपनी साइज़ दोबारा जितनी साइज़ होती है उतनी हो जाती है, तो पेशेंट को रीसर्जरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पेशेंट के लिए अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। बेहतर ये है कि जैसे-जैसे पेशेंट की पहली सर्जरी हुई है, जो भी उसकी हिस्टोपैथोलॉजी आती है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आइदर रेडिएशन होनी चाहिए या रेडिएशन पेशेंट की नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी पेशेंट को जो है एवरी 6 मंथ एट लीस्ट अपना फ़ॉलो-अप करवाना चाहिए अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास, और उसकी जो है स्कैनिंग वगैरह होनी चाहिए एट लीस्ट फॉर 2 टू 3 इयर्स। वेरी राइट, वेरी राइट। अच्छा सर, क्वेश्चन्स आपके साथ आ रहे हैं तो थोड़ा-सा लोगों को गाइड कीजिएगा। इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो बेस्ट ट्रीटमेंट हैं, पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ अवेलेबल हैं सर? देखिए मैंने जो नोट किया है इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर बड़े शहरों में अक्सर जो अगर आप देखें तो ज़्यादा बेस्ट है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए। होता ये है कि मैं कराची में हूँ तो हमारे पास पेशेंट ट्रीटमेंट कहीं से करवा के आ रहे होते हैं या कहीं से सर्जरी करवा के फिर हमारे पास पहुँचते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि फिर हम उसको उस तरह से एड्रेस कर सकें प्राइमरी ट्यूमर की जगह पे। तो इधर पेशेंट जो है कोशिश करे कि जितने बड़े शहर में या बड़े हॉस्पिटल्स में जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है बिकॉज़ दे नो द बेस्ट। अब होता क्या है कि कहीं से वो एक छोटी सर्जरी करवा के आ गए, अपना एक्सपेंस उनका हो गया। जब वो हमारे पास पहुँचते हैं तो काफ़ी बुरी कंडीशन में होते हैं या ऑलरेडी दे उनकी 1 या 2 सर्जरी हो चुकी होती हैं, तो इतना वो एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी वेल प्रैक्टिकल इश्यूज़ रहते हैं पेशेंट्स के साथ। वेल। अच्छा सर, सर्जरी के अलावा भी कोई और ऑप्शंस हैं? जी हाँ, यासिर आजकल जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है दुनिया में, पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। इसी तरह ही पाकिस्तान में भी जो है ब्रेन ट्यूमर के हवाले से एडवांसमेंट्स आ रही हैं। तो जो वेल आजकल लेटेस्ट अगर हम ट्रीटमेंट बात करें तो एक तो मिनिमल इन्वेसिव बायोप्सी की मैंने बात की। अगर डीप लीजन है, ख़ास तौर पे जो डीप लीजन्स होते हैं, उसमें जब भी आप उसको अप्रोच करेंगे तो कुछ ना कुछ पेशेंट को नुकसान हो जाता है ड्यूरिंग राइट, सर्जरी या उसमें या वीकनेस वगैरह का खतरा रहता है। तो आजकल जो है या तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जाती है या आजकल की रेडिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। जिनमें अगर वेरी मैं बात करूँ तो गामा नाइफ रेडियो सर्जरी वो बहुत ही ज़बरदस्त है ब्रेन के लिए। देन उसके बाद और भी हैं, जैसे साइबर नाइफ है, दूसरी है, लेकिन जो अगर आप पूछें जो बेस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है दैट इज़ गामा नाइफ फॉर ब्रेन। वेरी राइट। सर, आपने अभी गामा नाइफ की बात की, गामा नाइफ सर्जरी की, तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें लोगों के लिए आसान करनी है क्या? देखिए गामा नाइफ रेडियो सर्जरी जो है ये स्पेशली ब्रेन के लिए है, और ये ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं उनको प्रिसाइजली इनकी जो शुआएं होती हैं वो जाके अटैक करती हैं, और वक्त के साथ विद इन ईयर और सो पेशेंट की जो वो रसोली है वो अपनी साइज में डिक्रीज होती जाती है। अब डिक्रीज किस तरह से होती है, जैसे ही पेशेंट गामा नाइफ करवाता है विद टाइम उसकी जो ब्लड सप्लाई है ट्यूमर की वो कम से कम होती जाती है और वो श्रिंक होता जाता है ट्यूमर, और विद टाइम पेशेंट जो है हमारे पास इम्प्रूवमेंट करता हुआ आता है। अब जैसे कि इसका नाम है गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, अब इसमें कोई सर्जरी तो नहीं होती, लेकिन इसके जो एग्ज़ैक्टली। रिजल्ट्स हैं, इसके जो बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट्स के वो बिल्कुल सर्जरी जैसे होते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एडवांसमेंट इन पाकिस्तान जो आजकल हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट। अच्छा सर, जब भी जो रेडिएशन की बात आती है या इसकी बात आती है तो लोग थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या है ये रेडिएशन सेफ है या नहीं है? तो इसको थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा कि गामा नाइफ जो है वो सेफ है?
देखें, यूजुअली जो कन्वेंशनल रेडिएशंस हैं जो हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा अवेलेबल हैं। कन्वेंशनल रेडिएशंस कहते हैं जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं हमारे पास, किरण नूरी उसमें कन्वेंशनल होती है, उसमें स्किन के जलने का खतरा रहता है, बालों के गिरने का खतरा रहता है, थायराइड जो है उसका फंक्शन या दूसरे ऑर्गन्स जो हैं उनके जहां जहां से रेडिएशन गुजरेंगी उनके फंक्शंस को वो इफेक्ट करती हैं, लेकिन वेल, दैट इज अ कन्वेंशनल। लेकिन अगर हम गामा नाइफ की बात करें तो इसमें इस तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। उसमें यूजुअली जो है जिस ऑर्गन को टारगेट किया जा रहा है, दैट इज स्पेसिफिक टू द ब्रेन ट्यूमर, तो उसी को ही शुआएं जाती हैं, प्रिसाइसली जाती हैं और उसी पे ही उसका इफेक्ट होता है। बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, और ये बहुत बड़ी बात है अगर देखी जाए दैट इज कि ये ग्रेट। बहुत बड़ी एडवांसमेंट है कि वो किसी और ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करती सिवाय उसके जिसके ऊपर उसको इफेक्ट दिया जा रहा है कि भाई आपने इसी पे वो करना है। तो इसका कोई इतना खातर खा अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आफ्टर रेडिएशन पेशेंट को माइल्ड या थोड़ा बहुत हेडेक रहने का, अगर ट्यूमर आंख की रग के करीब है तो थोड़ा बहुत धुंधलापन होने का इनिशियल स्टेज में थोड़ा खतरा रहता है, लेकिन विद टाइम वो चला जाता है, वो फेड हो जाता है विद टाइम। तो ये चीजें थोड़ी रहती हैं, लेकिन इतना कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है इसका। वेरी राइट, वेरी राइट। तो सर थोड़ा सा ये भी लोगों को बताइए कि ये गामा नाइफ सर्जरी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ परफॉर्म हो रही है? यासर ये यूजुअली सबसे बेस्ट अगर हम इसके एक दो जगह पे है, लेकिन जो इसका बेस्ट सेंटर है वो कराची में है, न्यूरो स्पाइनल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट है। वहां पर ये सबसे ज्यादा आई थिंक अराउंड 5 मोर देन 5,000 6,000 पेशेंट्स उन्होंने इसके किए हुए हैं गामा नाइफ के, और मोस्ट एक्सपीरियंस टीम तो उनकी है। उसके अलावा भी एक दो सेंटर्स हैं, आई थिंक वहां पर भी ये हो रही है, और उसके बाद साइबर नाइफ है वो भी हो रही है, लेकिन आई थिंक कराची में ज्यादा इसके जी बेस्ट है। पेशेंट्स भी हैं और बेस्ट ट्रीटमेंट भी वहाँ अवेलेबल है। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। अच्छा, लोग लोग आपसे डॉक्टर डॉक्टर औरंगजेब आपसे अगर रब्ता करना चाहते हैं इस हवाले से या वैसे भी इस हवाले से कोई रब्ता करना चाहते हैं तो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? एक जी तो ये हो बिल्कुल सकता है कि यासिर, हम कमेंट इसमें बॉक्स में आपका कुछ कांटेक्ट दे दें या रेफरल दे दें कोई। जी यासिर, आपके माशाल्लाह प्रोग्राम्स में हम आते भी रहते हैं और काफ़ी लोग हमसे अपने इश्यूज़ के हवाले से, कभी उनके वालिदैन होते हैं उनके या उनके बच्चे हो गए, कोई रिलेटिव हो गए, उनके हवाले से हमसे जो है वो मिनिमल इन्वेसिव के बारे में पूछते हैं, रेडिएशन के बारे में पूछते हैं, या हमारे पास अक्सर कॉन्टैक्ट करते हैं कि भई हमें जो है वो इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस बताएँ या हम आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपके जो ये शो है इसके डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल नंबर भी शेयर कर सकते हैं, लोकेशन भी श्योर। शेयर कर सकते हैं। एंड जो भी पेशेंट्स हैं, जैसे आपने शुरू में कहा जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जी, जो भी पेशेंट्स हैं बिल्कुल उनको जो भी मशवरा चाहिए, जो भी एडवाइस चाहिए, मोस्ट वेलकम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी साहब।